Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग? हेल्दी हो, फिट हो, फाइन हो और हैप्पी हो? हैप्पी तो हो गया। आज 28 जुलाई है। 28 जुलाई जब से स्टार्ट हो रहे हैं आपके एलटी ग्रेड के फॉर्म फिलअप होने, तो रेडी हो? डर तो नहीं लग रहा है? नर्वस बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी बढ़िया करके करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। जो क्लासेस स्टार्ट करी हैं वो कंप्लीट कराना सिलेबस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जूलॉजी का सिलेबस हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, टेंशन नहीं लो। और अगर आप चाहते हो कि मैं बॉटनी की भी क्लासेस लूँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो। अगर आप चाहते हैं कि बॉटनी का भी सिलेबस कराऊँ तो आप बता दीजिएगा एक बार कमेंट बॉक्स में, फिर देखते हैं उसका भी शेड्यूल, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। मेरा सीटेट का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। इंग्लिश पेडागोजी का जो मेरी चल रही है क्लासेस, आई थिंक विद इन 2 वीक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इफ़ यू वांट तो हम बॉटनी के बारे में सोच सकते हैं। बाकी जूलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करा लेंगे एंड देन प्रैक्टिस भी कर लेंगे, टेंशन ना लो। और प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो देख लो। पॉल्यूशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं, वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं एंड सॉइल पॉल्यूशन। काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, और देखते हैं क्या क्या था और हमने क्या क्या पढ़ लिया। वाटर पॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, मेजर कैटेगरीज, टेरर ऑफ बंगाल, इसको तो हमने प्रॉपर एक क्लास में पढ़ा था क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट भी है। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, देखो हर एक टॉपिक आगे जाके कनेक्ट हो ही रहा है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्पल देखने को मिल ही जाएगा, चाहे बीओडी हो, सीओडी हो। पॉल्यूशन से रिलेटेड हो गया, पॉल्यूटेंट्स हमने प्रॉपर एक क्लास ली थी पॉल्यूटेंट्स पे भी। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन हो गया, तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी में कोई ना कोई एग्जाम्पल के थ्रू कह लो। जैसे फाइटोप्लैंक्टन, उसको जू प्लैंक्टन खाते हैं, देन जू प्लैंक्टन को छोटी मछली, स्मॉल फिश, देन उसको बिग फिश, देन जो फिश ईटिंग बर्ड्स होती हैं, देखो शिकारी पक्षी, देखो ये सब ना हम पहले बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं। काफ़ी डिटेल में हमने इसके बारे में बातचीत करी थी और ये एग्जाम्पल आपका पॉल्यूशन में देखने को मिल भी गया हमें। फूड चेन, फूड वेब जब हमने पढ़ा था ना, तब हमने इसको पढ़ा था। फिर ये मिनामाचा डिसीज़ हो गई, यूट्रोफिकेशन, नेचुरल यूट्रोफिकेशन, कल्चरल यूट्रोफिकेशन, कॉजेज़ क्या होंगे, प्रोसेस क्या होगा, इफ़ेक्ट, सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा है। काफ़ी कुछ हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं सीवेज के बारे में। एक मेजर वाटर पॉल्यूटेंट है ये। हाँ जी, एक मुख्य जल प्रदूषक कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि हम पॉल्यूटेंट को प्रदूषक बोलते हैं और पॉल्यूटेंट्स को प्रदूषण बोलते हैं। अच्छा, कॉपी पेन लेते चलो, नोट्स बनाते चलो। आप जानते हैं भाई फॉर्म वाले टाइम आ चुका है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, तो देरी किस बात की है? कब बनाओगे नोट्स? साथ साथ बनाते चलो। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है ना, क्लासेस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब तो कर दो, तभी तो पता चलेगा ना क्लासेस अपडेट्स हैं, कुछ भी नया आ रहा है तो अपडेट कैसे मिलेगी? बिना सब्सक्राइब करे कैसे पता चलेगा, कैसे आएंगे नोटिफिकेशंस? तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीवेज के बारे में, जो एक मुख्य जल प्रदूषक है। डोमेस्टिक वाटर्स फ्रॉम टॉयलेट्स, किचन्स, बाथरूम, ये क्या है? सीवेज ये वो गंदा पानी है जो कहाँ से आ रहा है? आपके वॉशरूम से आ रहा है, आपके किचन से आ रहा है, आपके बाथरूम से आ रहा है, बारिश से आ रहा है। ये वो गंदा पानी है सीवेज। इसमें क्या क्या होंगे? ऑर्गेनिक मैटर होगा, है ना? ऑर्गेनिक मैटर होगा, बीओडी क्या होगा? ज़्यादा होगा इसमें, है ना? जैविक कचरा होगा इसमें, साथ साथ लिख दूँ, जैविक 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 कचरा होगा। अब जैविक कचरा होगा और क्या होगा जी? पैथोजेंस होंगे, जैसे कि आपका टाइफाइड, कोलेरा। क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? ये क्या है? रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव, वो होते हैं आपके क्या? पैथोजेंस। क्लियर है? क्या होंगे ये? रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हैं ये पैथोजेंस, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव। क्लियर है? और क्या होगा भाई सीवेज में? गंदे पानी में क्या होंगे? ऑर्गेनिक मैटर, जैविक कचरा, ठीक है। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म यानी आपके पैथोजेंस, ओके। नाइट्रेट्स होगा, फॉस्फेट्स होंगे, ओके। और क्या होगा? जहरीले विषैले रसायन होंगे, रासायनिक कह सकते हो, केमिकल्स, है ना? रसायन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल्स बोलते हैं। तो ऐसे पदार्थ होंगे जहरीले, हानिकारक। और डिटर्जेंट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? टॉक्सिक सब्सटेंसेस। क्लियर है? अनट्रीटेड सीवेज इज अ प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया। जो अनट्रीटेड सीवेज है ना, ये प्राइमरी कॉज है किसका? जल प्रदूषण का, इंडिया में, है ना? यहाँ तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बताओ।
जल्दी बताओ। ट्रीटेड यूजिंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ट्रीटमेंट इन STP। इससे आपको क्या समझ आ रहा है, जल्दी से बताओ क्या समझ आ रहा है, और मैं इसे कर रही हूँ इरेज। पता है अनट्रीटेड सीवेज इज अ प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया। क्यों कहा गया है भैया इसको? देखो अगर इसे बिना शोधन किए ना नदियों में झीलों में डाल दिया जाए तो क्या होगा? इससे होगा जल प्रदूषण, होंगी बीमारियां, है ना। लिखने की ज़रूरत है। अगर इसे बिना शोधन कह सकते हैं आप, शोधन के नदियों में डाला जाए तो भाई इससे क्या होगा? पॉल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा, है ना। जल प्रदूषण होगा, होगा या नहीं होगा बताओ। डिसीजेज होंगी यानी आपकी बीमारियां होंगी, इससे गंदा पानी या बीमारियां फैलाता है ना। और यूट्रोफिकेशन हो सकता है। यूट्रोफिकेशन क्या है? यूट्रोफिकेशन बताओ। शैवाल की अधिकता, टेरर ऑफ बंगाल में हमने कितना डिटेल में पढ़ा था ये। तो क्या होगा? इस वजह से शैवाल की अधिकता होगी, नीचे पौधों तक क्या होगा? सनलाइट नहीं जाएगी, पूरा तो ये घेर लेंगे। एक्वेटिक लाइफ पे बहुत असर पड़ेगा इसका, हेल्थ पे, ह्यूमन हेल्थ पे भी इसका असर पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक बात या नहीं है? बताइए जल्दी बताओ, फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आगे देखो एक बार स्टेजेस, ये जो प्राइमरी सेकेंडरी है किया है या नहीं, लेक्स के बाद मैंने किया होगा। हाँ देखो ये ट्रीटमेंट मैंने आगे किए हैं, अभी आगे समझेंगे, है ना, डोंट वरी। तो इसको हम ट्रीटेड कर सकते हैं, इस्तेमाल करें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट इन STP। क्या है ये? STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये। अभी आप डिटेल में आगे पढ़ोगे, टेंशन ना लो, है ना। क्या है ये? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। अब आ जाती हैं इसमें टाइप्स ऑफ लेक्स। कौन कौन सी लेक्स आ जाएंगी? तो फर्स्ट आ जाएगी आपकी कौन सी? ओलिगोट्रॉपिक लेक। डीप होगी, कोल्ड होगी, ठंडी होगी, क्लियर होगी और न्यूट्रिएंट पुअर होगी। लेकिन ऑक्सीजन क्या होगा? भरपूर होगा, लेकिन न्यूट्रिएंट भरपूर नहीं है भाई। ठीक है, गहरी, ठंडी, साफ़ सुथरी, पोषक तत्व ज़्यादा नहीं होंगे, पुअर होगी और ऑक्सीजन भरपूर होगी। इसमें BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी? लो होगी। ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा? कम होगा। बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल है इसका क्या? लेक चाहो। ये कहाँ पे है? USA में है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। एनी प्रॉब्लम? जल्दी से बताओ, आगे बढ़ा जाए। तो क्लियर हो गई आपको? ओलिगोट्रॉपिक झील यानी ओलिगोट्रॉपिक लेक गहरी होगी, ठंडी होगी, साफ होगी, पोषक तत्व कम होंगे, ऑक्सीजन भरपूर होगी, BOD लो होगी और ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा? वो भी कम होगा। क्लियर है या नहीं है? जैव विविधता बहुत अधिक होगी और इसका एग्जाम्पल आप देख ही चुके हैं, USA से लेक टाहो। देन नेक्स्ट आ जाती है आपकी यूट्रोफिक झील यानी यूट्रोफिक लेक। ये कैसी होगी? शैलो होगी, वार्म होगी, गर्म होगी, न्यूट्रिएंट्स भरपूर होंगे, ऑक्सीजन गहराई में क्या होगी? कम होगी, उथली होगी, शैलो होगी। यहाँ लिख दूँ क्या? उथली और गर्म होगी और पोषक तत्व से भरपूर होगी यानी न्यूट्रिएंट रिच होगी, पोषक तत्वों से भरपूर। और क्या होगा भाई? प्रोन टू एल्गल ब्लूम्स। इसका मतलब क्या हुआ? शैवाल वृद्धि की कह सकते हैं संभावना जो होगी वो अधिक होगी इसमें। क्लियर है या नहीं है? लिख दूं यहाँ पे, ये भी इसे रेस कर रही हूँ, है ना। क्या होगी? शैवाल वृद्धि जो हो गई आपकी, शैवाल वृद्धि की संभावना अधिक हो गई। हाई होगा आपका BOD, ऑक्सीजन कम होगी और BOD क्या होगा आपका? ज़्यादा होगा। क्लियर है या नहीं है? डल लेक है इसका आपका एग्जाम्पल। कोई दिक्कत परेशानी है तो जल्दी से बता दो। कोई कन्फ्यूज़न? एनी कन्फ्यूज़न है तो बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मर्की वाटर तो भाई रह गया, ये क्या है भाई? ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। कैसे सुनोगे?
नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ, मैंने बताया ही नहीं है तो सुनोगे कैसे। हम कह सकते हैं बहुत डार्क होता है ना, बहुत गंदा होगा, डर्टी लिख सकते हैं इसको, डर्टी होगा, गंदा होगा, डार्क होगा इसका कलर, मतलब आप देख नहीं पाओगे, क्लियर वाटर दिखेगा नहीं, इतना गंदा होता है ना। हम लिख सकते हैं डिफ़िकल्ट टू सी, है ना, डिफ़िकल्ट टू सी। क्लियर है या नहीं? एग्जाम्पल इसका क्या हो गया आपका, डल लेक। आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट देखिए कौन सी आती है, नेक्स्ट आ जाती है आपकी कौन सी, मेसोट्रॉपिक झील यानी मेसोट्रॉपिक लेक। इंटरमीडिएट होगी ये किसके बीच में, ओलिगोट्रॉपिक और यूट्रोफिक के बीच में, एंड मॉडरेट प्रोडक्टिविटी होगी, दोनों के बीच में होगी, है ना, दोनों के बीच में, यानी ओलिगोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक के ये बीच में होगी। हम यहाँ पे लिख देती हूँ ये कहाँ होगी, दोनों के बीच में, भाई बीच का काम कर रही है ये, इंटरमीडिएट है ये, है ना। हम कह सकते हैं मध्यम 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 पोषण और उत्पादन क्षमता, मॉडरेट क्या होगी, प्रोडक्टिविटी होगी इसकी। क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ। बीच में होगी दोनों लेक जो है उसके, और मॉडरेट प्रोडक्टिविटी होगी, मध्यम पोषण और उत्पादन क्षमता। आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, फटाफट से कंफ्यूजन दूर करते हैं। नेक्स्ट लेक आ जाती है आपकी कौन सी, डायस्ट्रॉफिक लेक, डायस्ट्रॉफिक झील यानी वाटर रिच इन ह्यूमिक सब्सटेंसेस फ्रॉम डिकेइंग वेजिटेशन। अब आ गई आपकी ये कौन सी, डायस्ट्रोफिक लेक यानी झील। अब ये क्या है, ये सड़े हुए पौधों से निकलते ह्यूमिक सब्सटेंसेस से भरपूर है। ये सड़े पौधों से निकली, यहाँ लिख देती हूँ, सड़ते 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 पौधे, डिकेइंग वेजिटेशन लिखा है ना, सड़ते पौधों से निकली ह्यूमिक एसिड से भरपूर है, ह्यूमिक सब्सटेंसेस से भरपूर है, एसिड से भरपूर। कलर कैसा होगा इसका, भूरा रंग होगा यानी ब्राउन होगा, और पीएच लो होगा, कम होगा, एंड ऑफन एसिडिक यानी अम्लीय जल होगा। कैसा जल होगा, अम्लीय जल होगा, कम पीएच होगा और भूरा रंग होगा। क्लियर है? एनी कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, डाउट, क्वेश्चन तो पूछ लो। और सब क्लियर हो रहा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भूला मत करो, सपोर्ट करो मुझे भी, मोटिवेट करो मुझे भी तो ज़रूरत है, सिर्फ आप लोग को थोड़ी है। जैसे आपको एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, मैं भी तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी करा रही हूँ, नहीं करा रही हूँ मेरी भी मेहनत, आपकी मेहनत, और मिलके सक्सेस होंगे। बताओ, इतनी चीज़ ऐसा क्लियर हो गई ना। आगे बढ़े, अब थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लेते हैं, चलो सीवेज को एग्जैक्टली, है ना, थोड़ा सा और डिटेल में। वैसे इतना तो आपको समझ आ गया होगा, सीवेज वो गंदा पानी है जो घर से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल्स हो गए, अस्पताल हो गए, वॉशरूम हो गए, बारिश हो गई, उद्योग हो गए, घर, इन सब से आ रहा है, ये वो गंदा पानी है। ठीक है, इसमें हम पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स आ गए, है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, पैथोजेंस हो गए, है ना, केमिकल्स हो गए, रसायन हो गए, और जहरीले पदार्थ होते हैं। डायरेक्ट रिलीज इनटू वाटर बॉडीज कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन, डायरेक्ट इसका रिलीज जो हो रहा है वाटर बॉडीज़ में, आपके झील में, तालाब में, तो उससे क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन कॉज हो रहा है, डिसीजेज, बीमारियां हो रही हैं, और यूट्रोफिकेशन हो रहा है। आई होप इतनी बात समझ आ गई आपको, आई या नहीं आई, बताओ जल्दी, इतनी बात समझ आई या नहीं आई, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। यूट्रोफिकेशन हो गया वही शैवाल की अधिकता, यहाँ तक तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। आगे बढ़े, अब स्टेजेस क्या होंगी सीवेज ट्रीटमेंट की, आपका STP फुल फॉर्म है इसकी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज इज ट्रीटेड इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन 3 मेन स्टेजेस। चलो देख लेते हैं, और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ क्योंकि ज़रूरी है। देखो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये जो आपका STP हो गया,
STP यानी आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम कह सकते हैं में सीवेज हो गया, हम कह सकते हैं मलजल जो हो गया को 3 स्टेजेस में कह सकते हैं शुद्ध किया जाता है। मलजल को मुख्यतः 3 चरणों में शुद्ध किया जाता है, साफ किया जाता है ना, शुद्ध किया जाता है। अब कौन कौन सी 3 स्टेजेस हो गई आपकी, तो आपको दिख ही रही है। प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये फिजिकल ट्रीटमेंट हो गया, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, देन टर्शरी ट्रीटमेंट, लास्ट वन बट समटाइम्स ज़रूरत पड़ती है ना। वो अभी पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि कौन सा क्या है। तो सबसे पहले आ जाता है कौन सा, हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहेंगे, हम कहेंगे प्राथमिक शोधन, है ना, प्राथमिक शोधन। भौतिक विधि कह लोगे, फिजिकल ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं इसको भौतिक विधि। तो इसमें पहला चरण आ जाएगा आपका कौन सा, स्क्रीनिंग। सेकंड आ जाएगा स्टेप ग्रिफ्ट चैम्बर, देन थर्ड वन आ जाएगा आपका सेडिमेंटेशन टैंक। चलो अब इसको कर देती हूँ मैं इरेज, ओके कर दूँ, नोट करना है, जल्दी बताओ। क्लियर, हटा दूँ ये, चलो जी। स्क्रीनिंग, इसको हम कहते हैं छटाई। सबसे पहले क्या होगा स्टेप में, छटाई होगी यानी स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। फिर कण कक्ष होगा यानी ग्रिफ्ट चैम्बर, है ना, कण कक्ष। फिर क्या होगा, फिर होगा सेडिमेंटेशन टैंक यानी अवसादन टैंक। चलो जी, अब वन बाय वन इसको समझ लिया जाए, है ना, समझना भी तो ज़रूरी है। पहले क्या होगा, लार्ज स्क्रीन्स रिमूव स्टिक प्लास्टिक्स एंड रैक्स। अब बड़ी छन्नी जो होगी उससे क्या किया जाएगा, लकड़ी हो गई, है ना, स्टिक्स हो गई, प्लास्टिक हो गया, कपड़ा हो गया, उसको निकाला जाएगा। यहाँ तक ठीक है। प्रिवेंट्स डैमेज टू मशीनरी, हम कह सकते हैं मशीनों की सुरक्षा। फिर सैंड स्टोन्स जो है उसको निकाला जाएगा, ठीक है ना, जो भी हो गए आपके रेत, छोटे पत्थर, है ना, क्या क्या हो गया, जैसे रेत हो गई और छोटे पत्थर हो गए। पहले तो बड़ी बड़ी चीज़ें निकालनी, प्लास्टिक, कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गई, उसको निकाला फर्स्ट स्टेप में, ठीक है ना। उससे क्या हो रहा है, फंक्शन क्या है, प्रिवेंट डैमेज टू मशीनरी। भैया इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी तो मशीनरी को भी डैमेज हो सकता है, तो यहाँ पे हो गई आपकी मशीनों की भी सुरक्षा। उसके बाद हम कह सकते हैं रेत हो गई, है ना, छोटे पत्थर हो गए, पत्थर, इसको हम कह सकते हैं आदि को आदि को धीमी गति से यानी स्लोली फ्लो लिखा है ना, गिफ्ट बाय स्लोली फ्लो यानी धीमी गति से अलग किया जाता है, स्लोली अलग किया जाता है, किया जाता है। क्लियर है। सेकंड, इससे क्या हो रहा है, उपकरणों की सुरक्षा, और ये प्रोटेक्ट्स इक्विपमेंट यानी उपकरणों की सुरक्षा। थर्ड आ जाता है अवसादन टैंक यानी सेडिमेंटेशन टैंक। सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट सेटल्स एज प्राइमरी स्लज एट बॉटम। पहले ये बताओ, इरेज कर दूं फिर मैं बताऊं, आगे बढ़ूं, जल्दी से बताओ। अब क्या हो रहा है, भारी जैविक पदार्थ जो है वो नीचे बैठ जाते हैं और वो ही क्या हो गया आपका प्राइमरी स्लज हो गया। सॉलिड भारी ऑर्गेनिक वेस्ट जो होगा कहाँ सेटल हो जाएगा, नीचे की तरफ, नीचे बैठ जाते हैं। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताओ। और लिक्विड पार्ट इक्वल टू एफ्लुएंट और सुपरमेटेंट, इसका मतलब क्या हुआ, जो ऊपर का होगा तरल वो क्या होगा, साफ होगा। जो लिक्विड पार्ट है, तरल पार्ट है, वो क्या हो गया आपका एफ्लुएंट। लिक्विड पार्ट यानी तरल, ऊपर का साफ तरल जो होगा उसे हम कह सकते हैं, पहले ये कर दूं इरेज, ऊपर का साफ तरल हम कह सकते हैं इक्वल टू एफ्लुएंट। ई बेचारे को क्या हो गया, एफ्लुएंट या सुपर मेटेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन उसी टाइम पूछो। आज की क्या प्रीवियस किसी भी क्लास में हो, फर्स्ट क्लास में भी अगर कंफ्यूजन है ना तो आप पूछो,
किसी भी क्लास में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, चाहे 20th हो, 30th हो, 50 हो, कोई भी हो, चाहे आज की हो, किसी में कोई कन्फ्यूज़न डाउट हो तो पूछो। इवन हम अगर सीटेट की भी साथ में कर रहे हो और आपने मेरी क्लासेस ली हुई हैं, उसमें कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट है तो पूछो। हम ऑलरेडी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्लासेस सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, पेपर 1 2 दोनों का, और इंग्लिश पेडागोजी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप उसके भी स्टूडेंट हैं तो भी आप कभी भी पूछ सकते हैं, एनी टाइम। कोशिश यही रहेगी विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ मैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और न्यू लर्नर हो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती हैं एलटी ग्रेड की 6 बजे शाम को, पहले सुबह होती थी मॉर्निंग में 11 बजे, बट टाइम चेंज किया मैंने, अब होंगी आपकी शाम को। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्राइमरी स्लज क्या हो गया, ये ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया जो नीचे बैठा है ना। हमने पढ़ा था जो भी सॉलिड होगा वो क्या होगा, सॉलिड वेस्ट नीचे की तरफ बैठ जाता है, अभी हमने पढ़ा था। और ऊपर का जो हो जाएगा साफ पानी, वो हो गया आपका एफ्लुएंट लिक्विड पार्ट, ये जाएगा अब नेक्स्ट स्टेज पे। ठीक है, इतनी बात समझ आई या नहीं आई, जल्दी बताओ। भारी पदार्थ जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और साफ तरल जो होगा, तरल पे वो लिक्विड पार्ट जो होगा वो अगली स्टेज पे जाएगा। इतनी बात समझ आई या नहीं आई। ऊपर का साफ तरल नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट में 30 to 50% क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है आपका BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे BOD ये क्या है, तो भाई ये हम ऑलरेडी फ्राइडे को पढ़ चुके हैं, क्लास अटेंड कर लो और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। लास्ट क्लास जो हमने फ्राइडे को की थी ना, उसमें हमने बात करी थी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की भी, बायोमैग्निफिकेशन की भी पढ़ी थी, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की भी हमने बात करी थी, तो क्लास अटेंड कर लेना। देन आ जाता है आपका सेकेंड स्टेज, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया जा रहा है माइक्रोब्स के द्वारा। क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ मुझे। द्वितीय शोधन इसे हम हिंदी में कहेंगे, सेकेंडरी को हम बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा, द्वितीयक शोधन। ये क्या सबसे महत्वपूर्ण चरण है, सबसे महत्वपूर्ण पूर्ण कहाँ गया चरण, जहाँ सूक्ष्म जीव द्वारा क्या हो रहा है, डिकम्पोज किया जा रहा है ऑर्गेनिक मैटर, यानी गंदगी को सड़ाया जाता है। क्लियर है या नहीं। यहाँ प्रक्रिया कौन सी होगी, प्रक्रिया होगी एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब ये क्या है, सो हिंदी में क्या बोलेंगे हम, वायवीय कहेंगे, वायवीय जैविक ट्रीटमेंट को हम बोलेंगे प्रक्रिया। इसको मैं रेस कर रही हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को कहेंगे वायवीय बायोलॉजिकल, हाँ, जैविक प्रक्रिया। आई होप क्लियर हो गया। सबसे महत्वपूर्ण चरण है जहाँ पे सूक्ष्म जीव द्वारा गंदगी को सड़ाया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया जाता है। देन आ जाते हैं हम अपने थर्ड वन पे। थर्ड वन नहीं है, वो आगे है लग रहा है अभी, है ना, मेंशन किया है मैंने, किया है बाकी का पढ़ ले पहले, कहाँ गए, हाँ जी। तो अब आगे बात करते हैं। एफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी स्टेज इज पास्ड इनटू एरेशन टैंक। जो एफ्लुएंट होगा प्राइमरी स्टेज में, साफ तरल जो ऊपर की तरफ आता है, वो पास होगा कहाँ पे, इनटू एरेशन टैंक में, है ना। प्राइमरी एफ्लुएंट जो हो गया उसको एरेशन टैंक में डाला जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। जो ऊपर की तरफ आ गया था साफ तरल, वो गया था ना नेक्स्ट स्टेज में, हमने बात करी थी सेकेंडरी में आएगा, तो वो कहाँ पे आ गया आपका, एरेशन टैंक में आ गया। एयर इज ब्लोन इनटू इट यूजिंग मैकेनिकल एयरेटर। इसमें हवा फूकी जाती है ना, ताकि बैक्टीरिया हो गया आपका, है ना, यहाँ लिख देती हूँ, फंजाई प्रोटोजोआ जो है वो बढ़े। क्या की जाती है इसमें, एक सेकेंड, इसमें हवा फूकी जाती है ताकि एरोबिक बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ बढ़े। ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलकर बनाते हैं एक्टिवेटेड स्लज माइक्रोब्स। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस हेल्प्स
ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजोआ क्या बनाते हैं मिलके, एक्टिवेटेड स्लज माइक्रोब्स। क्लियर है या नहीं है? एयर इज ब्लोन इनटू यूजिंग मैकेनिकल एयरेटर्स, इसमें हवा फूकी जाती है ताकि क्या हो, बैक्टीरिया जो हो, ताकि अनारोबिक में जो बात हो रही है बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजोआ जो है ये मिलके बढ़े आगे। क्लियर है या नहीं है? एरोबिक बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजोआ आगे बढ़े और इनको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड स्लज माइक्रोब्स कहेंगे। क्लियर है या नहीं है? ये मिलकर बनाते हैं एक्टिवेटेड स्लज माइक्रोब्स। क्लियर है? इरेज कर रही हूँ, ये मिलकर बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपका, एक्टिवेटेड स्लज माइक्रोब्स। ये जो माइक्रोब्स होंगे ये कंज्यूम करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को और कन्वर्ट करेंगे किस में, इनटू CO2, वाटर एंड इन बायोमास। क्लियर है या नहीं है? ये जो कह सकते हैं ये जीव जैविक गंदगी खाकर यानी कंज्यूम कर कर उसे CO2 पानी नई कोशिकाओं में बदलते हैं यानी बायोमास में बदलते हैं। ये जो जीव हैं जैविक गंदगी खाकर उसे CO2 हो गया, पानी हो गया और क्या हो गई, नई कोशिकाएं हो गई। बदल देते हैं। नोट कर लो जल्दी से, देन हम आगे बढ़ें। फटाफट से नोट करो। आगे बढ़ा जाए, चलो भाई, कोई कंफ्यूजन हो पूछ लेना, है ना। ये कुछ अभी हमने जो इम्पोर्टेंट कुछ टर्म्स पढ़ी तो मैंने सोचा साथ में से एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि आपका भी आया था एक्टिवेटेड स्लज, ये क्या है, क्लम्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का झुंड आप कह सकते हो इसको। सूक्ष्म जीव के एक्चुअली बैक्टीरिया फंजाई ये क्या है, सब सूक्ष्म जीव ही तो हैं जो डाइजेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर। आपके फ्लॉक्स हो गए, जो फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गए, ये क्या है, सब माइक्रो सूक्ष्म जीव है ना। तो हम कह सकते हैं क्या है एक्टिवेटेड स्लज। पेन कहाँ गया? सूक्ष्म जीवों के झुंड जो गंदगी खाते हैं, ये वो होते हैं आपके क्या, एक्टिवेटेड स्लज। क्लियर है? क्लम्स ऑफ बैक्टीरिया फंजाई दैट डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर है यहाँ तक? देन आ जाते हैं आपके फ्लॉक्स, मासेस ऑफ बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट, जीवाणु और फफूंद के समूह। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ जीवाणु, जीवाणु और फफूंद के समूह, फफूंद के समूह। वैसे तो हमने BOD को ऑलरेडी डिटेल में पढ़ लिया है फ्राइडे को। स्टिल BOD आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, यानी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वो होती है आपकी BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी गंदगी को सड़ाने में जितनी ऑक्सीजन लगती है वो है आपकी BOD। क्लियर है? बताओ जल्दी, आगे बढ़ा जाए। देखें क्या है नेक्स्ट। आफ्टर डाइजेशन द लिक्विड इज पास इनटू अ सेटलिंग टैंक। डाइजेशन के बाद जो लिक्विड होगा वो कहाँ पास होगा, अब सेटलिंग टैंक में। एक्टिवेटेड स्लज सेटल्स डाउन। अब जो एक्टिवेटेड स्लज होगा वो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। पार्ट ऑफ इट इज रिसाइकल्ड इनटू एयरेशन टैंक। चलो ले लिया जाता है, अब पेन और आप ही ले लो। चलिए, तो क्या हुआ, डाइजेशन के बाद ये पानी कहाँ गया, यानी हम कह सकते हैं ना अंत में यह पानी कहाँ जा रहा है, सेटलिंग टैंक में जा रहा है भाई, सेटलिंग टैंक में जाता है। अब क्या हो रहा है,
एक्टिवेटेड स्लज सेटल डाउन, यानी एक्टिवेटेड स्लज जो होगा वो नीचे बैठता है। इसे नोट कर लिया। इरेज करूं, बताओ इरेज करूं। अब क्या होगा, एक्टिवेटेड स्लज जो होगा वो क्या होगा, नीचे बैठता है। बेचारा शांति से बैठ गया, देखो नीचे बैठता है। देन क्या होगा, कुछ हिस्सा इसका वापस एयरेशन टैंक में डाला जाता है। पार्ट ऑफ इट इज रिसाइकल्ड इनटू एयरेशन टैंक। और मैं ले लूँ थोड़ा दूसरा कलर का पेन, नहीं तो सब पक जाएगी यहाँ पे खिचड़ी। ब्लू ले लिया जाए। चलो अब क्या होगा, कुछ पार्ट इसका यानी कुछ हिस्सा क्या होगा, वापस एयरेशन टैंक में डाला जाता है। क्लियर है या नहीं है? बाकी अनारोबिक डाइजेस्टर जो होगा उसमें जाता है। रेस्ट गोज टू अनारोबिक डाइजेस्टर। यहाँ पे लिख देती हूँ, बाकी कह सकते हैं, है ना। बाकी जो होगा बचा हुआ रेस्ट गोज टू अनारोबिक डाइजेस्टर फॉर फर्दर ब्रेकडाउन। फर्दर ब्रेकडाउन के लिए क्या होगा, ये अनारोबिक डाइजेस्टर में जाता है। बाकी अनारोबिक है ये। इसलिए दोबारा लिख रही हूँ ताकि फिर आप कहोगे मैम ने खिचड़ी पका दी। अनारोबिक डाइजेस्टर्स में जाता है। अब भाई क्या हुआ, सबसे पहले डाइजेशन के बाद क्या हुआ, जो लिक्विड था वो नीचे बैठ गया, है ना। उसके बाद सेटलिंग टैंक में जाएगा लिक्विड। उसके बाद एक्टिवेटेड स्लज जो होगा नीचे बैठता है। फिर कुछ हिस्सा इसका वापस एयरेशन टैंक में जाता है और बाकी कहाँ जाएगा, अनारोबिक डाइजेस्टर में जाएगा बाकी ब्रेकडाउन के लिए। फिर क्या रिलीज होंगी, गैसेस रिलीज होंगी, जैसे कि आपकी मीथेन, CO2, H2S। और इनको किस में यूज़ किया जाता है, यूज्ड एज बायोगैस, यानी बायोगैस की तरह उपयोगी है ये। क्लियर हो गई इतनी बात या नहीं? कौन कौन सी गैस बनेंगी इससे, आपकी मीथेन, CO2, H2S, और कैन बी यूज्ड एज बायोगैस, यानी बायोगैस की तरह उपयोगी। Secondary treatment removes 90 to 95% of BOD. It is also called biological oxidation state. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, 90 से 95% BOD क्या होगी, रिमूव कर लिया जाएगा। इसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन स्टेज भी कहते हैं और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में 90 to 95% BOD हट जाता है। आगे बढ़ा जाए, बताओ आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्या है देखा जाए। नेक्स्ट आ जाता है आपका टर्शरी ट्रीटमेंट। अब आ जाता है आपका टर्शरी ट्रीटमेंट। देखो ये कभी कभी होता है ना, समटाइम्स, इसलिए मैंने मेंशन कर रखा है बिकॉज ये कभी कभी होता है ना, कभी कभी किया जाता है ये। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, तृतीयक शोधन, है ना, तृतीयक शोधन। देखो जब पानी को दोबारा उपयोग में लाना हो ना, तब इस चरण का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब यूज़ किया जाता है, यूज फॉर फर्दर प्योरिफिकेशन, स्पेशली व्हेन वाटर इज़ टू बी रीयूज्ड। क्लियर है? जब पानी को दोबारा उपयोग में लाना होता है तब इस चरण का इस्तेमाल किया जाता है, या मतलब कह सकते हो कि तब ये चरण किया जाता है, मतलब ये कभी कभी होता है जब पानी को दोबारा उपयोग में लाना हो। क्लियर है या नहीं? इसमें क्या हो सकता है, फिल्ट्रेशन हो सकता है, जैसे कि सैंड फिल्टर्स हो गए, यानी रेत का छानना, है ना, रेत का छानना। सेकंड क्या होगा, जैसे रेत का कह रही हूँ, रेत से छानना। ये मैंने डबल बार आकर डंडा क्यों लगा दिया, एक सेकंड। फिल्ट्रेशन हो गया, सैंड फिल्टर्स हो गया, रेत से छानना। और क्या होगा, डिसइंफेक्शन, क्लोरीन, UV, ओजोन, यानी कीटाणुनाश, है ना, कीटाणुनाश हो गया।
जैसे कौन कौन सा हो गया, क्लोरीन हो गया आपका, यूवी ओजोन है ना, कीटाणुनाश हो गया, डिसइंफेक्शन हो गया इसमें इंक्लूड, इंग्लिश में लिख रही हूँ फिर से, इंग्लिश में लिखा हुआ, कीटाणु नाश। और क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो सकता है इसमें फॉर इंडस्ट्रियल रीयूज। रिवर्स ऑस्मोसिस किसके लिए, इंडस्ट्रीज के इस्तेमाल के लिए, उपयोग के लिए, औद्योगिक उपयोगों के लिए कह सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक लिख दो। अच्छा ये लाइन भी समझ लो हैंड टू हैंड, टर्शरी ट्रीटमेंट इज नॉट ऑलवेज अनलेस हाई क्वालिटी डिस्चार्ज इज नीडेड। यानी टर्शरी ट्रीटमेंट जो है ये तभी किया जाता है जब पानी बहुत साफ चाहिए, है ना, तभी किया जाता है। ट्रीटेड इज नॉट ऑलवेज, है ना, टर्शरी ट्रीटमेंट इज नॉट ऑलवेज अनलेस हाई क्वालिटी डिस्चार्ज इज नीडेड। यानी जब पानी बहुत साफ चाहिए तभी टर्शरी ट्रीटमेंट किया जाता है, कभी कभी किया जाता है। सिंपल सीधी बात समझ लो। इतनी बात समझ आ गई या नहीं आई? आगे बढ़े। वाई इज सीवेज ट्रीटमेंट, क्यों ज़रूरी है आपका सीवेज ट्रीटमेंट? साफ़ सुथरा हो रहा है, सफाई हो रही है, ज़रूरत तो होगा या नहीं होगा? तो प्रिवेंट्स वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंट करता है, यानी जल प्रदूषण रोकना, है ना भाई, जल प्रदूषण रुक रहा है, साफ सफाई होगी, अच्छी बात है ना, बेचारों की लाइफ इफेक्ट होती है, हमारी भी होती है और एक्वेटिक लाइफ भी होती है। रिड्यूसेस डिसीजेस, यानी बीमारियां कम करना, बीमारियां कम करना। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण सुरक्षा हो रही है भाई, होगी ही, साफ सुथरी चीज़ है तो पर्यावरण तो साफ रहे तो इससे बेटर क्या है ना। पर्यावरण सुरक्षा। और क्या हो रहा है, पानी का रीयूज हो रहा है, यानी पुनः उपयोग हो रहा है भाई पानी का, पानी का पुनः उपयोग। चलिए जी, समझ आ गया। अब देखे जाए इन रीज़न को भी थोड़ा समझ लिया जाए। प्रिवेंट्स वाटर पॉल्यूशन, यानी अनट्रीटेड सीवेज पॉल्यूट रिवर्स लेक सीज, गंदा पानी सीधे क्या होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, गंदा पानी सीधे नदियों में जाने से रुकता है। प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, यानी जो गंदा पानी होगा, जो हम पढ़ चुके हैं, जो फैक्ट्री से आ रहा है, होम से, किचन से, वॉशरूम से, बाथरूम से, तो वो क्या है, लेक सी में, रिवर्स में जाने से रुक रहा है, प्रिवेंट हो रहा है, तो वाटर पॉल्यूशन भी तो क्या होगा, रुकेगा, है ना। रिड्यूस डिसीजेज, बीमारी कम होना। किल पैथोजेंस, जब पैथोजेंस मरेंगे तो टाइफाइड है, ये इस टाइप की जो बीमारियां हैं ये भी क्या होंगी, इन सब से बचाव होगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा तो भाई एक्वेटिक लाइफ भी जो है वो प्रोटेक्ट होगी यूट्रोफिकेशन से, वरना क्या होगा, शैवाल की अधिकता हो जाएगी, नीचे वाले पौधों तक क्या होगी, सनलाइट नहीं पहुंचेगी, एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाएगी। रीयूज ऑफ वाटर, ट्रीटेड वाटर कैन बी यूज इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, जो अगर हम पानी का फिर से उपयोग करेंगे तो उस पानी का क्या सदुपयोग हो रहा है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, उसका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है ना। बात सही है नहीं है? हो सकता है। आगे बढ़ा जाए, बताओ, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, एज स्टडी इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। चलो जी इसको भी देख ले, है ना। देखो इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या है ये। देखो सबसे पहले इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को यहाँ लिख देती हूँ, एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार। ट्रीटमेंट को हम क्या कहते हैं, उपचार कहते हैं। क्लियर है। ये क्या है, एक नेचुरल, एक इको फ्रेंडली मेथड है ट्रीट करने का वेस्ट वाटर को, जो कंबाइन करता है किसी ट्रेडिशनल मेथड को, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट मेथड को किसके साथ, विद इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग टेक्निक्स, क्या यूज़ करके, प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड सॉइल बेस्ड सिस्टम। क्या हुआ ऊपर से, क्या नहीं क्लियर हुआ? चलो समझते हैं, समझें ज़रा इसे अपनी प्यारी लैंग्वेज हिंदी में, है ना। चलो आपका जो इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर हो गया, है ना, हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड
वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या है? ये एक नेचुरल है। नेचुरल है हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसे? प्राकृतिक बोलेंगे, है ना? प्राकृतिक कहेंगे, प्राकृतिक। और क्या है? पर्यावरण के अनुकूल है यानी इको फ्रेंडली है। पर्यावरण के अनुकूल यानी क्या है? ये इको फ्रेंडली है, तरीका है जिसमें क्या होगा? जिसमें क्या होगा? जो आपका ट्रेडिशनल हो गया, यानी ट्रेडिशनल क्या बोलेंगे? पारंपरिक, है ना? पारंपरिक, सॉरी, है ना? पारंपरिक नहीं, पारंपरिक। पारंपरिक, पारंपरिक, भौतिक, 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 भौतिक। रुक जाओ, नीचे ही लिख देती हूँ, इतनी क्या खिचड़ी पकानी है। भौतिक और जैविक उपचार विधियाँ, यानी आपके मैकेनिकल और बायोलॉजिकल। ये पूरा इरेज कर रही हूँ, सॉरी, एक बार सही से लिख दूँ यहाँ पे। जैविक उपचार विधियाँ, क्या ही हो रहा है आज। विधियाँ जो होंगी, हम कह सकते हैं विधियाँ पौधे, सूक्ष्मजीव, जीवों और मिट्टी आधारित प्रणालियों यानी सिस्टम से के साथ मिलकर प्रयोग किया जाता है। या आगे लिख दूँ? प्रणालियों के साथ मिलकर उपयोग किया जाता है। प्रयोग लिख दो, एक्चुअली प्रयोग किया जाता है। नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं बैक पेज ओपन कर देती हूँ। नोट कर लो, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एक प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीका है, यानी एक नेचुरल और इको फ्रेंडली तरीका है जिसमें आपके पारंपरिक, भौतिक और जैविक उपचार विधियां जो हो गई, जैसे पौधे, सूक्ष्मजीव और मिट्टी आधारित जो प्रणालियां हो गए, सिस्टम के साथ मिलकर प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ मेंशन है, नेचुरल और इको फ्रेंडली मेथड है ट्रीट करने का वेस्ट वाटर को, जो कंबाइन करता है ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल, है ना, मेथड किसके साथ? इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग टेक्निक के साथ यूज़ करके प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड सॉइल बेस्ड सिस्टम। सेम चीज़ यही मैंने हिंदी में लिखी है। इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एक प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीका है जिसमें पारंपरिक, भौतिक और जैविक उपचार, लिखा था ना उस पर, बायोलॉजिकल, फिजिकल मेंशन है ना, हाँ देखो, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल, सॉरी फिजिकल बोल रही हूँ। और विधियाँ जो होंगी पौधे, सूक्ष्मजीव और मिट्टी आधारित प्रणाली, यानी अभी यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, सॉइल बेस्ड सिस्टम, इनके साथ मिलकर प्रयोग किया जाता है। क्लियर है इतना या नहीं है? जल्दी बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई? जल्दी बता दो। अच्छा, इसमें क्या क्या लाभ होते हैं बताऊँ? यहाँ पे यह प्रक्रिया निम्नलिखित, कह सकते हैं निम्नलिखित लाभ देती है। इट इंश्योर ज़ीरो पॉल्यूशन डिस्चार्ज हो, यानी शून्य प्रदूषण उत्सर्जन हो, कोई केमिकल रसायन का इस्तेमाल नहीं हो, ट्रीटेड रिसाइकलिंग ऑफ ट्रीटेड वाटर, यानी हम कह सकते हैं उपचारित जल का पुनः उपयोग हो, रिसाइकिल ऑफ ट्रीटेड वाटर, और सस्टेनेबल यानी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड हो, यानी हम कह सकते हैं सतत और
किफ़ायती तरीका, किफ़ायती तरीका। क्लियर, क्लियर है? आगे बढ़ूं? देखिए नेक्स्ट क्या है आगे। कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो तो बता दीजिएगा प्लीज़, है ना। कोई भी दिक्कत हो रही है तो बता दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत लग रही है बता दो उसी टाइम। बढ़ूँ ना आगे? चलो अब एक केस स्टडी करते हैं। ऑरोविले पे, तमिलनाडु, इंडिया। ये क्या है? वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का। कहाँ से? इज फ्रॉम ऑरोविले एंड इको कम्युनिटी इन तमिलनाडु। क्या है ये? एक समुदाय है ये, तमिलनाडु में स्थित एक इको कम्युनिटी है, यानी हम कह सकते हैं इको फ्रेंडली समुदाय है ये। और क्या है यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑरोविले, ऑरोविले, ऑरोविले तमिलनाडु में स्थित एक इको फ्रेंडली कम्युनिटी है, तो हम कहेंगे इसे समुदाय है, समुदाय है जहाँ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का सफल मॉडल अपनाया गया है, मॉडल अपनाया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? बताओ जल्दी, आगे बढ़ा जाए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन ऑरोविले। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। द वेस्ट वाटर फ्रॉम टॉयलेट्स, किचन एंड लॉन्ड्री ट्रीटेड द फॉलोइंग इंटीग्रेटेड फॉलो इको फ्रेंडली वे। यानी जो वेस्ट वाटर है, जो गंदा पानी आ रहा है आपका वॉशरूम से, किचन से, लॉन्ड्री से, बाथरूम से, उसे क्या है? ट्रीटेड किया जाएगा अब, है ना। हम कह सकते हैं पारिस्थितिकीय तरीके से ट्रीट किया जाएगा, यानी साफ किया जाएगा, प्राकृतिक और इको फ्रेंडली तरीके से। चलो सबसे पहले आ जाएगा आपका बार स्क्रीन चैम्बर। ये है फिजिकल स्टेप। वेस्ट वाटर फर्स्ट पासिस थ्रू अ बार स्क्रीन। गंदा पानी सबसे पहले लोहे की जाली से क्या किया जाएगा? वहाँ से गुजरता है। सबसे पहले गंदा पानी लोहे की जाली से गुजरता है, फिर वहाँ पे क्या आएंगे? रिमूव हो जाएंगे सॉलिड, जो प्लास्टिक हो गया, कपड़ा हो गया, कागज़ हो गया, ये सब क्या होगा? रिमूव हो जाएगा, है ना। प्लास्टिक, कागज़, कपड़ा सब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? ताकि नेक्स्ट स्टेप में रुकावट ना हो। इसका पर्पस क्या, उद्देश्य यह है कि प्रिवेंट्स क्लॉगिंग ऑफ नेक्स्ट स्टेप, यानी नेक्स्ट स्टेप में रुकावट ना हो। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा सेटिंग टैंक, जिसे हम सेडिमेंटेशन स्टेप भी कहते हैं, ठीक है ना। वाटर इज अलाउड टू सेटल फॉर सम टाइम, यानी पानी को कुछ समय के लिए स्थिर रखा जाता है। क्लियर है? हैवियर ऑर्गेनिक सॉलिड सेटल डाउन। जो भारी ऑर्गेनिक मैटर होगा वो क्या होगा? नीचे जो होगा बॉटम पे वो बैठ जाता है, यानी कह सकते हो नीचे बैठ जाता है, ये तो भारी होता है तो। और जो एफ्लुएंट होगा वो अपर लेयर पे आ जाएगा, वो नेक्स्ट स्टेज पे पास होगा, जैसे कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में हुआ था, हमने पढ़ा था। जो साफ तरल पानी ऊपर आ जाएगा वो अगली स्टेज में, अगले चरण में जाएगा। क्लियर है या नहीं है? ये प्रक्रिया प्राइमरी ट्रीटमेंट जैसी ही होती है। देन थर्ड स्टेप आ जाएगा आपका क्या? एनारोबिक बफेल्ड रिएक्टर। ये क्या है? एक बायोलॉजिकल स्टेप है। अब आइए बफेल्ड रिएक्टर कहेंगे। वाटर फ्लोज थ्रू बफेल्ड चैम्बर्स विदाउट ऑक्सीजन। यहाँ पानी ऑक्सीजन जो है, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ यह पानी ऑक्सीजन रहित कक्षों से गुजरता है ना। ऑक्सीजन रहित कक्षों से होकर गुजरता है। एनारोबिक बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। जो एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, गंदगी को सड़ाते हैं। जो एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे वो कॉम्प्लेक्स ये ऑर्गेनिक मैटर, यानी हम कह सकते हैं गंदगी को सड़ाते हैं। ये अवायवीय कहेंगे, है ना।
दिस इज सिमिलर टू एनारोबिक डाइजेशन यूज्ड इन एसटीपी। ये किसके जैसा है? एनारोबिक डाइजेशन की तरह है, जो किस में यूज़ हुआ था? एसटीपी में, यानी स्टेप एसटीपी में इस्तेमाल होने वाली एनारोबिक डाइजेशन की तरह है ये। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका फोर्थ, प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर। ये क्या है? कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड क्यों लिखा है? चलो जल्दी से इसको समझते हैं। पेन कहाँ गया मेरा? हाँ जी, प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर वेस्ट फ्लोज थ्रू ग्रेवल बेड्स प्लांटेड विद एक्वेटिक प्लांट्स लाइक केना, टाइफा, फ्रेगमाइट्स यानी रीड ग्रास। अब क्या होगा? पानी कंकड़ और पौधों से क्या होगा? ये गुजरेगा। यहाँ पे लिख देती हूँ, कंकड़ और पौधों से भरे हुए ग्रेवल बेड से गुजरता है। पानी, कंकड़ और एक्वेटिक प्लांट्स है ना, सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं जहाँ से वो गुजरता है, और पौधों से भरे बेड से गुजरता है। ठीक है, इसमें क्या होंगे? कौन कौन से जल पौधे होंगे? आपका कन्ना होगा, है ना, कन्ना हो गया आपका, टाइफा है ना, कैटटेल कह सकते हैं, रीड ग्रास होगी आपका, फ्रेगमाइट्स होगा। ये प्लांट्स क्या है? सपोर्ट करते हैं एरोबिक माइक्रोब्स को इन देयर रूट्स। इन पौधों की यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ और इसको कर देती हूँ रफ। इन पौधों की जड़ों में वायवीय सूक्ष्म जीव यानी एरोबिक माइक्रोब्स रहते हैं। देखो, अब बात हो गई वेस्ट फ्लो जो होगा इन पौधों की जड़ों में, और क्या होगा? वायवीय सूक्ष्मजीव रहते हैं, ये तो हम पढ़ चुके। बट उससे पहले हमने पढ़ा था जो वेस्ट फ्लो होगा किससे होगा? बेड्स, कंकड़ और पौधों से भरे बेड से। इसमें कौन कौन से प्लांट आ गए आपके? कन्ना, टाइफा, फ्रेगमाइट्स हो गया, आपका रीड ग्रास हो गया। ये जो प्लांट है वो सपोर्ट करते हैं एरोबिक माइक्रोब्स को इन देयर रूट्स। इन पौधों की जड़ों में जो ये एरोबिक माइक्रोब्स रहते हैं, जो क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया आपका, फॉस्फोरस हो गया, और पैथोजेंस जो गए जो रोग फैलाते हैं उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं, है ना। और क्या करेंगे? सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हटाएंगे यानी रिमूव करते हैं। नोट करना चाहो तो कर लो, नोट साथ साथ बनाते चलो। एब्जॉर्व करते हैं यानी अवशोषित करते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्वों। रोगाणु को ख़त्म करते हैं, पैथोजेंस को ख़त्म करते हैं, है ना, और निलंबित कणों को हटाते हैं यानी सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। जल्दी से नोट कर लो। अच्छा, दिस मिमिक्स नेचुरल वेटलैंड्स एंड इज़ अ की इको ट्रीटमेंट स्टेप। ये क्या है भाई? ये नेचुरल वेटलैंड की नकल करता है। लिखा है ना दिस मिमिक्स नेचुरल वेटलैंड, है ना। तो क्या हुआ? ये यहाँ पे मेंशन, इसे रेस कर रही हूँ। ये प्रक्रिया क्या कर रही है? यह प्रक्रिया प्राकृतिक जो वेटलैंड हो गया, वेटलैंड की नकल करती है। और बहुत प्रभावी होती है। इको ट्रीटमेंट स्टेप है यानी बहुत, हम कह सकते हैं प्रभावी होती है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? नेक्स्ट पढ़े, फाइनल क्या है हमारा? एक और है अभी स्टेप, फिश पॉन्ड। ये फाइनल पॉलिशिंग स्टेप है। ये आपका जो फिश पॉन्ड है ये फाइनल है, अंतिम कह सकते हो, अंतिम परिष्करण, ठीक है ना, चरण। ट्रीटेड वाटर फ्लोज इनटू आ फिश पॉन्ड। अब क्या होगा इसमें? पेन ले लिया जाए। अब जो उपचारित पानी, एक कह सकते हैं फिश पॉन्ड में एक मछली तालाब में डाला जाता है। उपचारित पानी एक मछली तालाब में
डाला जाता है। इसमें तिलापिया मछली होती है जो क्या करती है, फीड करती है किस पे, एल्गी पे और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को, यानी शैवाल और जैविक कणों को ये खाती है, क्लीन करती है पानी को। सनलाइट एंड ऑक्सीजनेशन फर्दर इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, या साथ ही क्या होगी, सूर्य की रोशनी, ये रेस कर दूँ, ये बताओ, सूरज की रोशनी हो गई, ऑक्सीनेशन हो गई, ये वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। यहाँ लिख देती हूँ सूर्य की, सूर्य का प्रकाश क्या लूँ, है ना, सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन पानी को, या पानी की गुणवत्ता जो हो गई, वाटर क्वालिटी होगी, उसको सुधारती है, इम्प्रूव करती है, पानी की गुणवत्ता को और सुधारते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो पूछ लीजिएगा। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूजन? देखो कोई भी क्लास में कभी कोई प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं फिर से यही कहूँगी, कोशिश यही रहती है विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ मैं, और बाकी भूल चुक माफ़ पूछ लीजिएगा कोई दिक्कत हो तो। एंड रिजल्ट क्या होगा, वाटर क्या होगा, वो साफ़ हो जाएगा, बदबूदार नहीं रहेगा, है ना, और फिर से उसे यूज़ किया जाता है, किया जा सकता है फॉर इरीगेशंस, गार्डन्स, टॉयलेट फ्लशिंग। ऑलमोस्ट नो पॉल्यूशन रिलीज इनटू इन्वायरमेंट, यानी इससे क्या होगा, जो पॉल्यूशन प्रदूषण भी वातावरण में नहीं जाएगा। क्लियर है इतनी बात? जल्दी बताओ। सिंचाई हो गई, इन सब में क्या है, इस्तेमाल होगा। टॉयलेट फ्लशिंग हो गया, इरिगेशन हो गया, मतलब सिंचाई, साफ रहता है और ओडर फ्री रहता है ना, रीयूजेबल हो जाता है, दोबारा योग्य हो जाता है। इरिगेशन जैसे आपकी होगी, सिंचाई में से यूज़ कर सकते हैं आप, है ना, सिंचाई हो गई, गार्डनिंग, बगीचे वगैरह आ गए, है ना। इस प्रक्रिया से क्या होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, वातावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, इससे वातावरण में कोई नुकसान नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। फीचर्स क्या होंगे इस मॉडल के, चलिए अब इस मॉडल की फीचर्स देख लेते हैं, विशेषताएं देख लेते हैं। तो भाई ये इको फ्रेंडली है ना, इको फ्रेंडली हम पढ़ चुके हैं, पर्यावरण के क्या है, अनुकूल है, ये कोई केमिकल का यूज़ नहीं हो रहा है, नो स्लज डिस्पोजल इश्यूज, यानी कोई जहरीला कोई कचरा नहीं है, कोई ऐसा रसायन इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई रसायन नहीं है, कोई जहरीला कचरा नहीं है। एनर्जी एफिशिएंट है, यानी ऊर्जा, यहाँ लिख देती हूँ, ऊर्जा कुशल है, ये एनर्जी एफिशिएंट है, यानी सोलर और ग्रेविटी बेस्ड सिस्टम है, सौर और, यानी यहाँ लिख देती हूँ सौर या ग्रेविटी बेस्ड सिस्टम हम कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण आधारित। क्लियर है या नहीं है? रिसाइक्लेबल आउटपुट है, वाटर को वापस क्या हो रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड वाटर इज़ यूज सस्टेनेबल, उपचारित जल का बार बार उपयोग हो रहा है। कॉस्ट इफेक्टिव है ना, इससे पहले तो इरेज कर दूँ, गलती से उस पर ही लिख दिया। देखो पहली बात तो पर्यावरण के अनुकूल है ना, और क्या, ऊर्जा कुशल है, एनर्जी एफिशिएंट है, रिसाइक्लेबल आउटपुट है, यानी पुनः प्रयोग योग्य है, देन किफ़ायती है, यानी कॉस्ट इफेक्टिव है, लेस कॉस्ट देन कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्लांट्स, इसकी कॉस्ट क्या कम है, कंपेयर करें हम किससे, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्लांट से, उनकी तुलना में सस्ता है, बायोडाइवर्सिटी है, यानी जैव विविधता है, यूजेस प्लांट्स माइक्रोब्स एंड फिश इन इकोसिस्टम रोज, यानी प्लांट्स माइक्रोब्स और फिश सभी के उपयोग में। क्लियर है, यानी सभी उपयोग में है, प्लांट्स भी, माइक्रोब्स भी, मछलियाँ आपकी, फिश भी। चलो जी आगे बढ़ा जाए। ये कुछ मैंने इसलिए टर्म्स कर दी क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में टर्म्स, तो मैंने इस चक्कर में से इंपॉर्टेंट टर्म्स है तो मैंने ऐड कर दिया, ताकि पता होना चाहिए इन टर्म्स के बारे में। तो चलो इनको भी जल्दी से देखा जाए और आज की क्लास भी फिर फिनिश करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स। ये क्या होते हैं, आर्टिफिशियल वेटलैंड्स होंगे जो बनाए जाते हैं, मेड फॉर ट्रीटमेंट यूजिंग प्लांट्स एंड ग्रेवल। हम कह सकते हैं कृत्रिम वेटलैंड्स, इनको हम कह सकते हैं जो पौधे और कंकड़ से बना हो, है ना। देन आ जाता है आपका एनारोबिक बफर रिएक्टर, चैम्बर बेस्ड सिस्टम है, किसके लिए, फॉर एनारोबिक डाइजेशन, बिना ऑक्सीजन वाला कक्ष जिसमें क्या हो, जैविक सड़न होती है हम कह सकते हैं, है ना।
देन क्या आ जाएगा आपका फाइटो टू रेमिडिएशन, यूज़ ऑफ प्लांट्स टू क्लीन वाटर एंड सॉइल, पौधों द्वारा जल और किसकी, सॉइल की सफाई होती है ना, सफाई करना। देन आ जाता है पॉलिशिंग पॉन्ड, फाइनल ट्रीटमेंट है ये, फाइनल ट्रीटमेंट पॉन्ड है विद फिश और सनलाइट, अंतिम सफाई का तालाब जहाँ मछलियाँ और धूप होती हैं। ज़ीरो डिस्चार्ज यानी कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैलेगा, प्रदूषण नहीं फैलता, कोई भी अनौपचारिकता पानी कह सकते हो, अनौपचारिक पानी बाहर नहीं जाता, है ना, कोई भी ऐसा वाटर डिस्चार्ज नहीं होता, अनट्रीटेड वाटर डिस्चार्ज नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखें क्या है। चलो ये टॉपिक तो फिर आज ख़त्म हो गया। कल हम बात करेंगे साउंड पॉल्यूशन के बारे में इन डिटेल ऑफ कोर्स, और काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं साउंड पॉल्यूशन के अलावा भी हम। और मिलते हैं फिर कल की क्लास में, और तब तक के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और कल हम पढ़ेंगे फिर साउंड पॉल्यूशन के बारे में इन डिटेल डेप्थ, और साथ ही हम एक टॉपिक और कवर अप करने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कौन सा है उसके लिए आपको कल की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। मिलती हूँ फिर आपसे कल की क्लास में शाम को 6 बजे, और नोटिफिकेशन वगैरह का हम डिस्कशन करेंगे, उसकी मैं आपको एक शॉर्ट के ज़रिए यहाँ इन्फॉर्म कर दूँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं अपडेट्स आप तक पहुँचा सकूँ, और अपडेट्स जो भी हों आप तक पहुँचती रहें, क्लासेस के नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। मिलती हूँ फिर आपसे कल की क्लास में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और क्लासेस वहीं रहेंगी आपकी मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे। तो बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।